हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने जो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया का चैप्टर 3 स्टार्ट करा है, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी के टाइप हमने देखे थे कि देयर इज़ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक हमारी इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है या क्यों इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमें पता है व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ऑल ऑफ यू कैन राइट डाउन द आंसर अबाउट दैट। बट अगर हमें ये लिखना हो कि हाउ विल यू से दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट कि इंडियन डेमोक्रेसी में हम लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में बैठ के या लोकल लेवल पे हमारे लिए रूल्स बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करता है। क्योंकि देखिए वोट हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन रूल बनाने के लिए, कोई कानून आने के लिए सिटीजन्स का वोट नहीं कंसीडर किया जाता, नहीं मांगा जाता। वो कौन वोट देता है, वो कौन आगे उस चीज में पार्टिसिपेट करता है? वो रिप्रेजेंटेटिव जिसको आपने चूज करा है। ये मैंने पिछली क्लास में क्लियर करा था आपको अच्छे से। अब जब हम बात सिटीजन की कर रहे हैं तो सिटीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है वोट दे दिया और आप बैठ गए। दिस इज नॉट ओनली अबाउट दैट। यहाँ पे अब फर्दर हम डेमोक्रेसी के दो कंसेप्ट और देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक हमारा कंसेप्ट होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। पार्टिसिपेटरी नाम से आपको समझ में आ रहा है पार्टिसिपेशन, ठीक है, सहयोगिता, भागीदारी। तो मतलब आपका पार्टिसिपेशन जिस चीज में है, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की मैं बात करूं जिसमें सारे मेंबर, जितना भी ग्रुप है, in which all the members in a group participate in the decision making। all the member, जितने भी मेंबर होते हैं वो सब के सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। मतलब उनकी जो बात है, उनकी जो वैल्यूज है, उनके जो थॉट्स हैं, उन सबको कंसीडर किया जा रहा है बिफोर टेकिंग द डिसीजन। तो ये क्या हो जाता है हमारा कंसेप्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए, डिसेंट्रलाइज या ग्रास रूट डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइज या ग्रास रूट डेमोक्रेसी की अगर मैं आपको नॉर्मल लेमैन में बताऊं, क्योंकि हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, ग्रास रूट होता है बिल्कुल बेसिक लेवल तक। तो बेसिक लेवल देखो, सेंटर पे देयर इज पार्लियामेंट का कंसेप्ट आपका, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में एसएलए, एसएलसीज वगैरह वर्क करती हैं। आपके विलेज लेवल की मैं बात करूं तो विलेज लेवल पे क्या होता है? विलेज लेवल पे होता है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं वो होती हैं विलेज लेवल पे। हो सकता है आप लोगों ने अभी पढ़ी हो, अब तक पॉलिटी पढ़ी होगी। अब आज की क्लास से आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है कि योर सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड। मैं बात कर रही हूँ सोशियोलॉजी की, हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें पॉलिटी की भी देखने को मिलेंगी, हमें हिस्टोरिकल भी बहुत सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ऑल दीज सब्जेक्ट आर इंटरलिंक्ड। अगर आप इन्हें 11th में अच्छे से पढ़ाई की होती ना, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपको समझाने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। बट जिन बच्चों ने थोड़ा सा बेस नहीं क्लियर किया, उन्हें थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे आएगी। अदरवाइज आप लोग एक बार सुन के सारी चीजें अच्छे से समझ जाओगे। तो कंसीडर दैट इन योर माइंड योर सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा देखो, अब इन वर्ड का मतलब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब तो आपने देख लिया कि आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें पढ़ना है क्या कि ग्रास रूट लेवल पे, पंचायती राज तक, विलेज लेवल तक कैसे काम होता है, कैसे डेमोक्रेसी इंश्योर की जाती है, क्यों पंचायती राज सिस्टम जरूरी है, ठीक है, कैसे फेडरल स्ट्रक्चर ये सारी चीजें शो करता है, ये सारी बात तो हम देख लेंगे। अभी मैं आपको एक वर्ड का मतलब बताऊंगी जो है डिसेंट्रलाइजेशन। दो वर्ड यूज होते हैं, देखो, ये आपके किसी भी सब्जेक्ट में यूज हो सकते हैं, तो आपको इन दोनों वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए। एक वर्ड होता है डिसेंट्रलाइजेशन, एक वर्ड होता है डेलीगेशन। अब इसको थोड़ा सा ना एक कंपनी पे चलते हैं हम लोग, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट यहाँ पे आपके लिए बनाती हूँ। देखो, मान लीजिए कंपनी में सबसे टॉप पे है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी के हेड है। इसके बाद देयर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद देयर इज जनरल मैनेजर। ये मैं एक कंपनी की हिरार्की बना रही हूँ कि इस अकॉर्डिंग कंपनी में पोस्ट होती है। जनरल मैनेजर के बाद नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, जैसे कि ये मार्केटिंग के मैनेजर हैं, ये एचआर के मैनेजर हैं, यहाँ पे फाइनेंस के मैनेजर हैं, ये सेल्स मैनेजर है फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग, या प्रोडक्शन मैनेजर आप ले सकते हो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अब क्वेश्चन, अपने कंसेप्ट के लिए हमें ये क्यों समझना जरूरी था? देखिए, जब सीईओ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कुछ काम करने के लिए कहा कि ये पर्टिकुलर प्लान है, अब इसको आगे आगे एग्जीक्यूट करो, सीईओ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वर्क दे दिया, काम दे दिया, अथॉरिटी दे दी कि ये काम आपको करना है। तो जब एक पर्सन, सुपीरियर पर्सन, अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देता है, तो ये कंसेप्ट कहलाता है डेलीगेशन।
काम मतलब मैंने आपको अथॉरिटी दे दी कि ये आपके पावर में है, ये आपका काम है, आपको ये करना है। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, अब आपको ये काम मुझे करके देना है। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी पावर को क्या कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सीईओ इनको क्या दे चुके हैं, अथॉरिटी दे चुके हैं। इज दैट क्लियर? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा काम तो खुद नहीं करेंगे कि फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केटिंग में पता करके आ रहे हैं कि आप प्रोडक्ट की डिमांड है, सेल करने भी खुद निकल रहे हैं। ही विल हैव द डिफरेंट पर्सन फॉर दिस। यहाँ पे इन्होंने आगे आगे और पर्सन को अपॉइंट कर रखा है, तो ये भी अपना काम आगे पर्सन को देंगे। देन जनरल मैनेजर भी आगे इन लोगों को काम देगा। तो जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे काम आता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे काम देते हैं, तो हम उस स्टेज को बोलते हैं डेलीगेशन। ये सारे लेवल क्या कहलाते हैं, डेलीगेशन। वहीं जब वर्क या पावर टॉप से लेके बिल्कुल लोअर लेवल तक आ जाती है, अब इन सब डिपार्टमेंट में नीचे वर्कर्स काम कर रहे होंगे, इन सबके नीचे नीचे अंडर वर्कर्स काम कर रहे होंगे। तो इन्होंने प्लान बताया, यहाँ पे प्लान आया, इन्होंने आगे इनको काम डेलीगेट किया, इन्होंने आगे यहाँ पे काम डेलीगेट किया, और इन्होंने अपने वर्कर्स तक वो काम बताया। अपने अपने हिस्से का काम सबने किया, लेकिन आगे फर्दर उस काम की हेल्प के लिए इन्होंने काम आगे असाइन कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हुआ, मल्टीपल टाइम डेलीगेशन हुआ, एक पर्सन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये हिरार्की बनी हुई है ना पूरी। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ग्रास रूट लेवल तक चीजें पहुंचना, ग्रास रूट लेवल तक अथॉरिटी पहुंचना, ग्रास रूट लेवल तक पावर पहुंचना, ये सारा कंसेप्ट क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। यही डिसेंट्रलाइजेशन की बात हम लोग अपनी कंट्री में रख के चल रहे हैं, क्योंकि मेरी कंट्री इंडिया, इंडिया में बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, आपको पूरा सिस्टम पता होगा, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट मैनेज करने होते हैं। देन देयर आर विलेजेस, तो सीधा सेंट्रल लेवल पे बैठी हुई गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे बैठे हुए लोग, लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए आपके एमपीज सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए हमें स्टेट लेवल पे भी एसएलए एसएलसी की जरूरत है, प्लस हमें विलेज लेवल पे भी जरूरत है कि हम एक प्रॉपर बॉडी बनाए जो फंक्शनिंग करे, जो काम देखे, बिकॉज वो लोकल पर्सन से ज्यादा कनेक्टेड है, उनको लोकल चीजों की ज्यादा नॉलेज है, तो थिंग्स कैन बी परफॉर्म्ड इन अ बेटर मैनर। बाकी मैं आपको ये कंसेप्ट डिटेल में बताऊंगी जब हम लोग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपने वर्ड का मतलब समझ लिया। दो वोकैब के आपके वर्ड आज यहाँ पे कवर हुए हैं, वन इज डेलीगेशन एंड देन अनदर इज डिसेंट्रलाइजेशन। डू नॉट फॉरगेट दिस वर्ड, ये वर्ड बहुत कॉमन है सोशियोलॉजी में, प्लस मे भी अलग सब्जेक्ट में, पॉलिटी वगैरह में भी ये वर्ड आपके आगे यूज हो सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, हमें यहाँ पे पूरे चैप्टर में पढ़ के चलना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बेडरॉक का काम करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है डेमोक्रेसी को। उसके बाद हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वैल्यूज आती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो ये हमें इस चैप्टर में देख के चलना है। और 11th में आप लोग पॉलिटी में पूरी बुक पढ़ के आए हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आई गेस आप लोगों को काफी कुछ पता होगा, मैं मान के चल रही हूँ। स्टिल यू डोंट नो एनीथिंग, स्टिल आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, अगेन वही पंचायती राज, ये हमें पढ़ के चलना है। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। देखो मैं कुछ फैक्ट बता रही हूँ आज आपको, बस इन टॉपिक्स पे हम लोग आएंगे अगली क्लास में। आज मैं आपको बस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट बता रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, हमारे नेशन का सुप्रीम लॉ है, ये लॉ है, इसके अकॉर्डिंग सारे काम होने चाहिए। यू हैव टू फॉलो अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी कैन इंटरफेयर, जुडिशियरी जो है वो इंटरफेयर यहाँ पे करेंगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैव द पावर। बहुत बड़ी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत कुछ है इसमें, अभी तक आप लोगों ने सब कुछ नहीं पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आई नो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे शेड्यूल है, बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग चीजों को लेके रूल्स लिखे हैं। व्हाट अ पीएम कैन डू, कैन नॉट डू, व्हाट अ प्रेसिडेंट कैन डू, कैन नॉट डू, व्हाट अ सीएम कैन डू, कैन नॉट डू, इमरजेंसी कैसे लगती है, क्या चीजें हैं, ऑल ऑफ द थिंग्स। आपके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या आपको मिले हुए हैं, ड्यूटीज क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जुडिशियरी अलग से आपका एक्शन ले सकती है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट दैट वी डू नॉट, मतलब पर्टिकुलरली हम इस लेक्चर में वो सब, इस चैप्टर में वो सब नहीं देखेंगे, बिकॉज व्हाट अवर वर्क इज, हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी, हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट देख के चलेंगे, राइट। बट जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है नेशन का। दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अच्छा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ब्रिटिशर थे, हम कॉलोनी थी, हम देखते आए हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपने देखा कि इनका क्या क्या इंपैक्ट हम पे पड़ा है ब्रिटिशर का। ब्रिटिशर क्या जो भी काम कर रहे थे हमारे फायदे के लिए कर रहे थे, ये भी मैंने आपको बताया था, वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। आपके बुक में भी मेंशन है वो एजुकेशन सिस्टम लाए, क्यों लाए थे, ताकि इंडियन पढ़ के उनके लिए काम कर सके। बट थोड़ा हम इंडियन है ना, हम कहते हैं हमने पढ़ाई की, हमने उनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन ली, और वो वेस्टर्न एजुकेशन का यूज हमने किया उन्हीं के अगेंस्ट।
हमने कहा कि हमें लिबर्टी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, पढ़ाई यही सिखा रही है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी ये सब चीजें क्या होती है, तो वी वांट अवर फ्रीडम। तो हमने एजुकेशन का इस तरीके से यूज करना स्टार्ट करा। अर्लियर इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले रूल्स होते थे, एक्ट होते थे, बट कौन लेके आता था, ब्रिटिशर लेके आते थे। देयर आर एक्ट्स, बहुत सारे चार्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं, वो सब कौन लेके आते थे, ब्रिटिशर लेके आते थे, और इंडियंस यानी वी पीपल फॉलो दैट एक्ट। बट जब हम डेमोक्रेटिक नेशन बनने जा रहे हैं, जब ब्रिटिशर जो है वो हमें एक कॉलोनी से रिलीज करके इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करने वाले हैं, तो हमारे लिए जरूरी हो गया था कि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, और जिसपे बहुत पहले से काम चल रहा था, जो मैं आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताऊंगी डिटेल में, थोड़ी सी बातें, हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊं, बट हम पूरा देख लेंगे वो कंसेप्ट, ठीक है। बात करते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन। 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया। इसको बनने में पूरे 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज लगे। लिख लो ये बातें, अभी भूलनी नहीं है आज की क्लास के बाद ये बातें। बट ये केम इनटू फोर्स, ये कब से स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ, पारित कब हुआ, 26 जनवरी 1950, जिसको आज आप रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हो, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हो। नाउ क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, मैं खुद ही पुट कर रही हूँ, आपके पार्ट पे भी क्वेश्चन, व्हाई इट हैपन कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, लेकिन आप कह रहे हो कि वो 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स हुआ। रीजन आई नो, मतलब आई गेस आप में से काफी लोगों को पता होगा, क्योंकि इस डेट की पर्टिकुलरली 26 जनवरी जो है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसकी एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को, यू नो 1929 में वी आर नॉट फ्री कंट्री, हम फ्री नहीं थे, बट 26 जनवरी 1929 को आईएनसी ने, जो पार्टी थी जो उस टाइम पे फ्रीडम के लिए वर्क कर रही थी, आईएनसी ने डिक्लेयर कर दिया था कि वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें आधी अधूरी फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें पूरी फ्रीडम चाहिए, तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम खुद अपने लिए कानून बनाएंगे, ब्रिटिशर्स के बेसिस पे हम नहीं चलेंगे। यहाँ पे आके ये चीज कंप्लीट हुई 26 नवंबर 1949 को। बट हमने कहा क्योंकि दिस डे इज पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हमने कहा कि वी विल वेट फॉर सम टाइम, और इसी डे की इंपॉर्टेंस को कंसीडर करते हुए हम 26 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन को इन फोर्स में लाएंगे। ये बात हमें क्लियर हुई। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आप पढ़ते हो, आपकी बुक, दिस इज रिटन बाय सम पर्टिकुलर राइटर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बुक्स आती है, थ्योरीज आती है, वो कुछ राइटर्स लिख रहे हैं। बट मैं बात करूं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। कैलीग्राफी अच्छी थी, हैंड राइटिंग वॉज वेरी गुड। इनको कॉन्टैक्ट किया गया कि सर आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पसंद करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखना अपने आप में एक बहुत गर्व और प्राउड की बात है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज वेरी हैप्पी। तो इनसे पूछा गया कि व्हाट कॉस्ट यू विल चार्ज टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ही वॉज लाइक कि आई विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी, मैं कुछ भी पैसा नहीं लूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, बट देयर इज अ कंडीशन, आप बस कॉन्स्टिट्यूशन के हर पन्ने पे मेरा नाम लिखवा दीजिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हर पन्ने पे मेरा नाम लिखवा दीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा, नाम आपको पता चल गया, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, उसको साइड से प्रॉपर डिजाइनिंग करके डेकोरेट किया गया है, और वो शांति निकेतन, जो आश्रम है शांति निकेतन, वहां के कुछ पर्संस ने आके उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा, डेकोरेट करा है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत समझने जैसा नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी कैप्ट इन द पार्लियामेंट में जो रखी है, उसको स्पेशल हीलियम फिल्ड केस में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पन्ने इतने साल हो चुके हैं, इतने पुराने हो चुके हैं, इफ यू विल नॉट कीप इट सेफ प्रॉपरली, अगर आप हीलियम वगैरह फिल करके नहीं रखोगे तो वो पन्ने क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप अपने पेरेंट्स के टाइम की कोई बुक मिल जाए, आप देखो उसके पन्ने प्रॉपर येलो पड़ने लगते हैं अगर पुरानी बुक हो जाए। तो इसीलिए टू सेव दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, आत्मा है हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए, इट इज द लॉ, ठीक है, तो उसको सेव करके रखना इज अवर प्राइम और सुप्रीम ड्यूटी। उसके बाद मैं फैक्ट बताऊं, इट इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब और समझते हैं। 11th में वैसे आपने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट पढ़ा होगा कि ये लेंथिएस्ट रिटन है तो क्यों है, और रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड का मतलब क्या होता है, द थिंग्स विच कैन नॉट बी चेंज, फ्लेक्सिबल जिसमें चेंज लाना आसान है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिक्सचर है बोथ का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो हम वैल्यूज में देखेंगे कि वैल्यूज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें चेंज नहीं लाया जा सकता। बट ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदल ही नहीं सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। कितने टाइप की अमेंडमेंट, व्हाट, ये सब पॉलिटिकल पार्ट है, वो नहीं देखेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड।
ठीक है। अभी रिसेंटली जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जनरल कैटेगरी को 10% का रिजर्वेशन देना, एंड देयर आर मेनी मोर अमेंडमेंट्स, मल्टीपल, अभी तक बहुत सारी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, तो जो ये प्रूफ देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप कुछ चेंज करना चाहते हो और वो सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को और इन सब चीजों को हिट करता है, तो हम क्या कहेंगे, वी विल नॉट चेंज, mention the introduce the change in the constitution. So it is rigid as well as the flexible concept. So these are some facts about the constitution. I hope आपको clear हो गया होगा। अगली क्लास में मैं आपकी वैल्यूज स्टार्ट करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन की, और वैल्यूज के लिए मैं आपको प्रीएम्बल पढ़ाऊंगी। अगर आपको प्रीएम्बल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप एक काम कीजिए, पहले प्रीएम्बल को एक बार आप स्टडी कीजिए, आप लोग भी स्टडी कीजिए अगली क्लास से पहले। मैं पूरा प्रीएम्बल यहाँ पे लिखूंगी, आपको प्रीएम्बल याद कराऊंगी, प्रीएम्बल से हम वैल्यूज का एक एक वर्ड उठाएंगे और पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को समझेंगे। तो आप मान के चलिए सोशियोलॉजी प्लस पॉलिटिकल दोनों क्लासेस आपकी होंगी यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।